नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 27 फरवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तीनों द हिंदू के नहीं है, 2 द हिंदू के हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस का है। सबसे पहले द हिंदू का जो आर्टिकल है वो इसरो की ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है। दूसरा आर्टिकल जुडिशरी में करप्शन से संबंधित है, प्रशांत भूषण का ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। तीसरा आर्टिकल प्रधानमंत्री मोदी जो इजराइल की यात्रा पर गए, आउटकम से संबंधित है, क्या कुछ निकल के आया उस विजिट से। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया में जुडिशियल करप्शन से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंटेक्स्ट की बात करते हैं। देखो, क्लास 8वीं की ना एक नई एनसीईआरटी की बुक आई थी, सोशल साइंस की बुक थी। अब उसमें ना जुडिशरी वाले चैप्टर में ना कुछ बदलाव हुए थे और एक नया पोर्शन ऐड किया गया, करप्शन, मतलब जुडिशरी के अंदर करप्शन और जुडिशियल बैकलॉग। लेकिन देखो, इस नए पोर्शन पे ना, मतलब 8वीं की नई बुक में ये जो टॉपिक ऐड किया गया, करप्शन इन जुडिशरी और जुडिशियल बैकलॉग, इस पे ना जबरदस्त बवाल मच गया। रिजल्ट क्या निकला? एनसीईआरटी को माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने देखो किताबों को ना सर्कुलेशन से वापस ले लिया। लेकिन आप ना ये सोच के देखो, क्या जो सच है वो छुपाने से छुपेगा? बच्चों को कम से कम देखो रियलिटी तो पता होनी चाहिए ना। अब सबको पता है, हमको पता है, सबको पता है कि जुडिशियल बैकलॉग जो है वो एक सच है, कितने सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। और उसी प्रकार से देखो जुडिशरी में कितना ज्यादा करप्शन है वो भी एक कड़वी सच्चाई है। आप में से जो लोग जिनका पाला कभी ना कभी जुडिशरी से पड़ा है, सबको पता है कि, मतलब अब मैं बोलूंगा पता लगे मेरे ऊपर भी कंटेम्प्ट लग जाए लेकिन है, करप्शन है, भयंकर करप्शन है। तो राइटर ये कहते हैं, देखो करप्शन ना चिंता की बात है। और वैसे भी जुडिशरी में ना और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे एक्सेस टू जस्टिस। क्या गरीब आदमी को जुडिशरी में न्याय मिलता है? क्या गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है? प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि गरीब आदमी का सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल ही सकते हो आप। सही बता रहा हूं मैं। अपॉइंटमेंट में देख लीजिए, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स में कितना ज्यादा भाई भतीजावाद चलता है। ये सारे इश्यूज हैं जुडिशरी में। आप किताब में से हटवा लोगे तो क्या इशू सोल्व हो जाएंगे? लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है वो ऑफकोर्स करप्शन का है। देखो, हम ये तो मानते ही हैं कि एग्जीक्यूटिव में करप्शन है, लेकिन जुडिशरी का जो करप्शन है ना वो डीप रूटेड है, मतलब बिल्कुल जड़ों में पहुंचा हुआ करप्शन है। और ये आमतौर पे ना उतना पब्लिक तक नहीं पहुंचता है। वैसे ये यशवंत वर्मा वाला जो केस सामने आया था, जिसमें 15 करोड़ रुपए, पता नहीं कितने करोड़ रुपए जल गए थे, घर में आग लग गई थी। अब देखो, वो सैलरी के पैसे तो थे नहीं जो इतने करोड़ों रुपए कैश की फॉर्म में रखे हुए थे। सैलरी के पैसे तो पूरी जिंदगी में बहुत ही कम बनेंगे। जाहिर तौर पे रिश्वत के पैसे थे, ब्लैक मनी था। और देखो, अब तो सही बताऊं तो आम आदमी भी समझने लगा है। 2007 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ना ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें ना 77% इंडियंस ने ना जुडिशरी को करप्ट रेट किया। और करप्शन सिर्फ देखो पैसों का नहीं है, समझ गए? मतलब करप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रिश्वत लेना, इसके और भी रूप हैं, जैसे नेपोटिज्म है। आप अपने जानकार लोगों को आगे बढ़ा रहे हो, ये भी एक प्रकार का करप्शन है। फिर आप अपनी पावर का गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो, पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी एक प्रकार से करप्शन है। फिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी एक करप्शन है। जब देखो जज का कोई पर्सनल फायदा होता है किसी केस में, लेकिन फिर भी वो उस केस की सुनवाई करता है, वो भी तो एक प्रकार से करप्शन है ना। अब देखो, एक ना आम आदमी ये पूछेगा या आम औरत ये पूछेगी, सर अगर इतना करप्शन है जुडिशरी में तो कोई बोलता क्यों नहीं? इसके पीछे देखो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस हैं, आप ध्यान से सुनना। एक तो जिसकी बात अभी मैंने की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखो, ये एक बड़ा डर है, अगर आप जज पर सवाल उठाते हैं ना तो कोर्ट आप पर ना कंटेम्प्ट लगा सकती है। अब इसमें फाइन हो सकता है आपके ऊपर, आपको जेल भी भेजा जा सकता है। इस वजह से ना
पब्लिक ज्यादा बोलती नहीं है, मीडिया भी चुप रहती है कि यार अगर हमने जुडिशरी में करप्शन के बारे में बोला तो खामखा पंगा लेने वाली बात हो जाएगी। समझ गए। फिर दूसरा जो डर है वो है इम्पीचमेंट। डर नहीं है ये, मतलब इम्पीचमेंट का तो सिर्फ इल्यूजन है कि हाँ भाई जो जज खराब होगा उसको इम्पीच किया जा सकता है। आज तक एक भी जज को इम्पीच किया गया है नहीं। संविधान का आर्टिकल 124 सेक्शन 4 इसमें कहा गया है कि किसी करप्ट जज को कैसे हटाया जा सकता है। एक्चुअल में जो जज इंक्वायरी रूल्स है ना 1968 में, उसमें डिटेल्ड प्रोसीजर बताया गया है। समझ गए। अब आप प्रोसेस देखो। जज को हटाने के लिए ना लोकसभा में कम से कम 100 एमपी के साइन होने चाहिए या फिर राज्यसभा के 50 एमपी के साइन होने चाहिए, तब जाके तो प्रोसेस शुरू होता है। मतलब समझे आप, कंप्लेंट चाहे कितने भी सॉलिड हो, अगर देखो पॉलिटिशियन साथ हैं तो कुछ आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये मेरिट पे डिपेंड नहीं करता कि किसी जज को हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, ये पॉलिटिशियंस की विल पे डिपेंड करता है। 1993 का एक फेमस केस है जस्टिस वी रामास्वामी वाला। अब उनके खिलाफ ना करप्शन के चार्जेस प्रूव्ड थे, साबित हो चुके थे, लेकिन उनका इंपीचमेंट भी फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि ना रूलिंग पार्टी ने पार्लियामेंट में वोटिंग ही नहीं की उनके अगेंस्ट। समझ गए। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं कि क्या जज जो है वो खुद को चेक नहीं कर सकते? मतलब इन हाउस मैकेनिज्म भी तो कोई होगा ना जहां पे जज खुद को ही चेक करें। राइटर कहते हैं देखो, कहने को तो ये जो इन हाउस मैकेनिज्म है कि जज ही जज के अगेंस्ट कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच करवाएं, तो कहने को तो है ये इन हाउस मैकेनिज्म, लेकिन प्रैक्टिकली ये नॉन फंक्शनल है। मतलब कोई कुछ करता नहीं है इस मैकेनिज्म के तहत। इवन 13 फरवरी को ना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने ना पार्लियामेंट में जवाब भी दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में ना 8630 कंप्लेंट्स आई हैं जजेस के अगेंस्ट। ये कंप्लेंट्स ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस में आई हैं और सभी जो कंप्लेंट्स थी वो सिटिंग जजेस के अगेंस्ट थी। लेकिन सच्चाई क्या है, इनमें से ना के बराबर केसेस में ना इंक्वायरी हुई है। मतलब सीरियस एलिगेशंस भी कई बार जजेस के अगेंस्ट लगे हैं, लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन के फाइल जो है वो दब जाती है। तो जजेस की जवाबदेही का जो मैकेनिज्म है ना जीरो है। तो इस वजह से पब्लिक का जो ट्रस्ट है ना पूरी तरह से टूट चुका है जजेस के ऊपर। फिर राइटर ना एक बात बताते हैं, राइटर अपना किस्सा बताते हैं। कहते हैं कि 2010 की बात है, 2010 की बात है। जो राइटर जिन्होंने आर्टिकल लिखा है ना प्रशांत भूषण, उन पे कंटेम्प्ट का केस चल रहा था। तब अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल। वो कोर्ट में प्रेजेंट थे, वो कोर्ट में प्रेजेंट थे उस समय के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल थे। तो उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ना करप्शन की जो बात है वो मानी है। उसमें से 7 जजेस ने तो रिटायर होते ही ये स्टेटमेंट दिया था कि हाँ जुडिशरी में बहुत ज्यादा करप्शन है। वेणुगोपाल जी जो थे ना अटॉर्नी जनरल, उनके पास सबके प्रूफ थे कि भाई देखो इन्होंने बोला है, इनकी ये स्टेटमेंट है कि हाँ भाई करप्शन है जुडिशरी में। तो जब देखो सिस्टम के अंदर जो इनसाइडर हैं वो ये बोल रहे हैं कि करप्शन है, तो आप सोच के देखो प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी। समझ रहे हो? और जब देखो सुप्रीम कोर्ट के जज खुद बोल रहे हैं, प्रूफ है कि हाँ करप्शन है, तो उस चीज को अगर बुक में लिख दिया गया तो मान लो क्या गलत है। लेकिन नहीं, करप्शन नहीं हटाएंगे हम जुडिशरी से, लेकिन बुक में नहीं लिखना चाहिए। लास्ट में फिर देखो कंक्लूजन में ये कहा जाता है, बहुत बढ़िया बात बोली जाती है लास्ट में, कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। मतलब देखो सनलाइट जो है वो सबसे ज्यादा, आप जिस घर में सनलाइट आती है ना, आपने देखा होगा उस घर में मक्खी मच्छर ये सब नहीं पलते। तो जुडिशियल करप्शन पे ना ओपनली बात होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यहां पे सनलाइट का मतलब ट्रांसपेरेंसी है, ओपन डिस्कशन है, पब्लिक डिस्क्लोजर्स बहुत जरूरी है। तभी देखो सही मायनों में जो करप्शन खत्म होने की शुरुआत है जो होएगी। अगर जुडिशरी सच को दबाएगी तो लोगों के मन में बल्कि और ज्यादा डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा।
जुडिशरी देखो जनता के प्रति तो अकाउंटेबल होनी चाहिए ना, जुडिशरी स्क्रूटिनी से ऊपर नहीं है। अब एनसीईआरटी में ये जो फैक्ट ऐड किया गया था वो गलत नहीं था, समझ रहे हो। ट्रांसपेरेंसी होना जुडिशरी में, अकाउंटेबिलिटी होना, ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं। इससे पिछले वाले आर्टिकल में भी हमने इसरो की ट्रांसपेरेंसी की बात की थी, तो क्या जुडिशरी इनसे ऊपर है? नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इसरो में, इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है ना, इसरो में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 साइंस टेक और जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, और ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। देखो, इसरो ना हमारे देश की शान है, ये बात आप भी मानोगे, मतलब एक सम्मानित संस्थान है। लेकिन देखो, पिछले कुछ समय से ना इसरो पे ये आरोप लग रहे हैं कि इसरो ना अपने ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आ रहा है, मतलब बातों को छुपा रहा है। और जबकि देखो, ट्रांसपेरेंसी इसरो के ऑपरेशंस में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो इसरो के जो महंगे ऑपरेशंस हैं वो टैक्स पेयर्स के पैसों से चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर इसरो के अंदर है तो इसरो के ऊपर विश्वास जो है वो ज़्यादा होता है, सबका, जनता का, लीडर्स का। वो कंपनीज जो इसरो को काम देती हैं, इसरो से सैटेलाइट लॉन्च करवाती हैं। और अगर ट्रांसपेरेंसी रहती है तो देखो, कुछ गलत होना तो जवाबदेही तय करना भी आसान होता है। तो अगर इवन एथिक्स में भी आपको लिखना पड़ जाए कि ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है, तो देखो फिर आप ये सारी जो बातें हैं वो लिखिए जो मैंने आपको बताई। लेकिन राइटर बोलते हैं ये तो देखो बैकग्राउंड था, लेकिन इस बार ना इसरो ने थोड़ा सा चौंकाया है अपने आलोचकों को। उन्होंने एक टेक्निकल कमेटी की जो फाइंडिंग है वो रिलीज की है। किससे संबंधित फाइंडिंग रिलीज की है इसरो ने? 29 जनवरी 2025 एक लॉन्च हुआ था। क्या लॉन्च हुआ था? NVS-02। NVS-02 ये देखो एक नेविगेशनल सैटेलाइट था, जैसे यूएस का जीपीएस है ना, वैसे ही। और इसरो ने ना इस लॉन्च में ना जीएसएलवी रॉकेट को यूज किया था, मतलब जीएसएलवी रॉकेट में ये सैटेलाइट थी NVS-02। अब देखो, हुआ ये था, ये जो सैटेलाइट था ना अपने इंटेंडेड ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया था, मतलब जिस ऑर्बिट में पहुंचना था ना इस सैटेलाइट को, उस ऑर्बिट में ये नहीं जा पाया था। अब ये मिशन देखो पार्शियली फेल हो गया था, और 1 साल तक इसरो पूरी तरह से चुप रहा, कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। लेकिन अब जाके इसरो की ना एक एपेक्स कमेटी ने ना एक प्रेस स्टेटमेंट दी है, ध्यान दीजिएगा। यानी ऑलमोस्ट 1 साल बाद इसरो की एक टॉप कमेटी है, उसने ना एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज की है। पूरी जो रिपोर्ट है अभी भी पब्लिश नहीं की है, लेकिन जो रिपोर्ट, जो एक प्रेस स्टेटमेंट पब्लिश की है इसरो ने, उसमें क्या बोला गया है? उसमें यह बोला गया है, देखो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। मान लो ऊपर फ्यूल है और नीचे है ऑक्सीडाइजर। फ्यूल को जलाने के लिए आपको पता है ना ऑक्सीडाइजर चाहिए, तभी तो फ्यूल जलेगा। तो ऑक्सीडाइजर जा रहा था फ्यूल में एक पाइप के थ्रू, लेकिन ये जो पाइप है ना, पाइप का जो ढक्कन है वो बंद होता है या फिर ओपन होता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सहायता से। लेकिन फेलियर ये हुआ, बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं बता रहा हूं, ढक्कन का मतलब वोल्व है, लेकिन मैं बिल्कुल लेमैन टर्म्स में आपको बताता हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए और बस याद हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लिख तो आप अपने हिसाब से लोगे। तो कमेटी ने देखो ये बताया प्रेस स्टेटमेंट में, ये जो पाइप जा रही थी ना फ्यूल की तरफ ऑक्सीडाइजर की, जो वोल्व था वो ओपन ही नहीं हुआ। ओपन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ओपन तो तब होता, वोल्व ढक्कन तब ओपन होता तब उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला ही नहीं ढक्कन को, यानी वोल्व को, इसलिए वो वोल्व ओपन हुआ नहीं। और वोल्व ओपन हुआ नहीं तो ऑक्सीडाइजर फ्यूल तक पहुंचा नहीं, ऑक्सीडाइजर फ्यूल तक पहुंचा नहीं तो फ्यूल जलेगा कैसे? लेकिन एक क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आना चाहिए। अब पूछो
कि सर एक बात बताओ, बिल्कुल जड़ में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचा क्यों नहीं? यही तो चीज है, यही मेन कारण, मेन क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचा क्यों नहीं। अब प्रेस स्टेटमेंट ये कह रही है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये इसलिए नहीं पहुंचा ढक्कन तक क्योंकि कोई कनेक्शन लूज हो गया, कोई कनेक्शन लूज हो गया और बैकअप में कोई कनेक्शन था नहीं। जैसे यार सिंपल एग्जांपल हो ना, मान लो आपके घर का दिवाली का बल्ब जल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि अंदर एक छोटा सा तार जो है वो लूज रह गया, इस वजह से बल्ब तक ना एनर्जी पहुंची नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं। बस यही सिंपल रॉकेट के साथ में हुआ, एक लूज वायर ने पूरा का पूरा जो मिशन था वो फेल कर दिया। समझ गए? तो ये पिछले साल की बात है। फिर प्रेस स्टेटमेंट में एक बात ये भी बोली, इसरो ने इस गलती से सीखा। ये तो जनवरी 2025 की बात है ना, मिशन फेल हुआ था NVS-02। फिर इसरो कहती है प्रेस स्टेटमेंट में कि हमने इस गलती से सीख लिया और 2 नवंबर 2025 को, ये देखो 2 नवंबर 2025 को हमने एक और मिशन लॉन्च कर दिया था जिसका नाम था LVM-3। अच्छा, LVM-3 तो रॉकेट का नाम है। पेलोड था GSAT-7R, ये इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। और LVM-3M5 ये इंडिया का लार्जेस्ट और हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है। तो इसरो कहता है हमने ये सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया नवंबर में पिछले साल और मिशन बिल्कुल परफेक्ट रहा, यानी सैटेलाइट सही ढंग से अपने ऑर्बिट में पहुंच गया। तो इसरो कहता है कि हमने NVS-02 की जो गलतियां थी ना उनसे सीखा और उससे सीख के हमने फिर ये रॉकेट लॉन्च किया नवंबर में LVM-3M5। आर्टिकल अब देखो यहां पे ना काफी स्ट्रिक्ट एनालिसिस करता है। आर्टिकल कहता है 1 साल बाद आपने स्टेटमेंट दी, पूरी 1 साल बाद। जब आप देखो 1 साल बाद इंफॉर्मेशन देते हो तो ऐसा लगता है कि आप मजबूर हो, मतलब आप मजबूरी में ये प्रेस स्टेटमेंट दे रहे हो। मतलब इसरो को देखो इंफॉर्मेशन देनी भी थी 1 साल बाद, तो कम से कम 1 साल बाद तो पूरी रिपोर्ट पब्लिक करते ना, किसकी गलती थी, कौन जिम्मेदार था वो वायरिंग के लिए, क्या कोई एक्शन लिया गया, मतलब जो नट बोल्ट चेक करने वाले लोग थे वो कौन थे, क्या मशीन फेल हुई है, क्या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट जो था वो समय के हिसाब से बढ़ता गया। भाई कुछ तो डिटेल्स दो ना, आप डिटेल्स ही नहीं देते हो। फिर राइटर बोलते हैं देखो पहले इसरो ना अलग हुआ करता था, मतलब अब्दुल कलाम जी की ना बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसमें तो फेमस स्टोरी है, बहुत जबरदस्त स्टोरी है लीडरशिप के ऊपर। अब्दुल कलाम जी कहते हैं 1979 में ना हमने एक मिशन लॉन्च किया था SLV-3 मिशन लॉन्च हमने किया था, फेल हो गया था मिशन। उस समय इसरो के चेयरमैन थे सतीश धवन और कलाम जी कहते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा था, इंडिया उतना अमीर देश था नहीं 79 में भी, आज भी अमीर तो नहीं है, डेवलपिंग है, लेकिन इतना पैसा वेस्ट हो गया, मुझे डर लग रहा था कि प्रेस वाले मुझे खा जाएंगे। तो जैसे ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा, राकेश धवन जी ने मुझे एक भी लाइन नहीं बोलने दी और सीधा बोला कि ये पूरे जो फेलियर है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये अब्दुल कलाम जी अपनी बुक में लिखते हैं विंग्स ऑफ फायर में। फिर 1 साल बाद जब मिशन सफल हुआ, सेम मिशन, तो फिर जो सतीश धवन थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए नहीं और अब्दुल कलाम जी को भेजा, जाओ तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ और बताओ कि कैसे कैसे हमने सक्सेस प्राप्त की। तो ये कहानी मुझे हमेशा याद रहती है, जबरदस्त एग्जाम्पल लीडरशिप का। तो कहने का मतलब ये पहले इसरो देखो इतनी ट्रांसपेरेंट हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में देखो जनवरी 2025 में फेलियर हुआ, फिर मई 2025 में फिर से हुआ, लेकिन 1 साल बाद एक छोटी सी प्रेस स्टेटमेंट दी जाती है। राइटर कहते हैं देखो आज का जो युग है ना कंपटीशन का युग है, आपका जो कंपटीशन है इलोन मस्क के साथ में है। क्या होता है कि जैसे ही कोई सैटेलाइट फेल होता है ना, इलोन मस्क तुरंत के तुरंत देखो ट्विटर पे डाल देते हैं कि हाँ भाई इस वजह से मेरा सैटेलाइट फेल हो गया। ट्रांसपेरेंसी रहती है, इन्वेस्टर्स में भी ट्रांसपेरेंसी रहती है, ट्रस्ट रहता है कि हाँ यार गलती है, मान रहे हैं, कोई बात नहीं, सुधार लेंगे।
लेकिन इसरो अगर इस युग में अलग थलग पड़ा रहेगा, पुराने तौर तरीके, पुराना तो बल्कि अच्छा था, पुराने तौर तरीके भी नहीं कह सकते, लेकिन इस प्रकार से छुप छुपा के चलेगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेगा, तो फिर देखो इसरो को ही नुकसान होगा। मतलब आप देखो अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते, मत करिए, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन बाकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो तो आप पब्लिक में दो ना, ताकि कॉन्फिडेंस सबका बढ़े, लीडर्स का, जनता का, कंपनीज का, इन्वेस्टर्स का, सबका कॉन्फिडेंस इसरो में और ज्यादा बढ़े। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, प्रधानमंत्री मोदी जो इजराइल की यात्रा पर गए थे ना, तो उसकी आउटकम से संबंधित है। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम कवर करने वाले हैं। मतलब पहले भी हमने इंडिया इजराइल से संबंधित एक आर्टिकल तो डिस्कस किया था, परसों किया था, लेकिन इसमें आउटकम है, वो विजिट से पहले वाला आर्टिकल था। तो शुरुआत में देखो राइटर ये बोलते हैं कि देखो हमने ना हमेशा पैलेस्टीन के साथ खड़े होने की कोशिश की है। कोशिश तो क्या, मतलब हमेशा इंडिया ने ना पैलेस्टीन के काज के साथ में एकजुटता शो की है कि हम पैलेस्टीन के काज के साथ में हैं, पैलेस्टीन के रूप में अलग से देश बनना चाहिए। इजराइल के साथ में तो हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत लेट इस्टेब्लिश किए, 1992 में इस्टेब्लिश किए फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ। और पहले ना हम दोनों देशों को ना एक ही चश्मे से देखते थे, लेकिन एक कंसेप्ट हाल फिलहाल में आया है जो मैंने आपको पिछले परसों वाले आर्टिकल में भी बताया था, डी हाइफनेशन। डी हाइफनेशन क्या है? डी हाइफनेशन सिंपल है, मतलब इंडिया इजराइल के साथ अलग रिलेशंस रखेगा और पैलेस्टीन के साथ बिल्कुल अलग रिलेशंस रखेगा, दोनों को मिक्स नहीं करेगा इंडिया। तो इसलिए 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे ना, तो वो पहले प्रधानमंत्री बने इंडिया के जो इजराइल की यात्रा पर गए। लेकिन हालांकि जब वो इजराइल की यात्रा पर गए तो उस यात्रा के दौरान वो पैलेस्टीन में नहीं गए थे, बट हां कुछ समय बाद वो पैलेस्टीन की यात्रा पे भी चले गए थे। एक प्रकार से बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश इंडिया ने की थी, समझ गए? तो अब डी हाइफनेशन हो चुका है, अब दोनों के साथ में इंडिया अलग अलग रिलेशंस मेंटेन करता है। और अब देखो 24 घंटे की इजराइल की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी गए ना, तो ये देखो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो बायलेटरल आउटरीच था। कैसे? क्योंकि ना काफी समय से ये कोशिश चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की विजिट अरेंज करवाई जाए इजराइल में, मतलब इजराइल के द्वारा ये कोशिश की जा रही थी। और नेतान्याहू ने दिसंबर में ये अनाउंस कर दिया था कि अब जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर आएंगे, और इसी संडे को उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी कि हाँ भाई 3-4 दिन बाद ही आने वाले हैं। तो इससे पता चलता है कि इजराइल कितना ज्यादा इंटरेस्टेड था प्रधानमंत्री मोदी की विजिट अरेंज करवाने के लिए। और आप डिप्लोमेटिक ना प्रोटोकॉल समझिए, मतलब जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पे लैंड हुए, उनके लैंड होने से लेकर डिपार्चर तक हर समय जो नेतान्याहू थे उनके प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में रहे, मतलब जबरदस्त वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई। और निकल के क्या आया विजिट में? एक तो देखो दोनों देशों ने जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो साइन की है, समझ गए? टाइज को अपग्रेड कर लिया है। अब दोनों देशों के बीच में जो पार्टनरशिप है वो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। 15 से ज्यादा एमओयू साइन हुए, एआई, एग्रीकल्चर, कल्चर, एजुकेशन, इन 15 इश्यूज पे एमओयू साइन हुए। और एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेके भी पार्टनरशिप साइन हुई। फिर इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, किस प्रकार से इंडिया और इजराइल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखो युद्ध के कारण ना इजराइल में लेबर की शॉर्टेज है, तो अगले 5 साल में ना 50,000 इंडियन वर्कर्स को इंडिया भेजेगा इजराइल में काम करने के लिए। इंडियंस को वहां पे रोजगार मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लेबर की शॉर्टेज है युद्ध की वजह से। और आप ना प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट है ना, आप सर्कमस्टांसेस देखिए, किस सर्कमस्टांसेस में ये विजिट हुई। आज के समय में देखो इजराइल ना युद्ध के कारण बहुत ज्यादा अलग थलग पड़ चुका है, आइसोलेशन फेस कर रहा है। क्यों फेस कर रहा है? क्योंकि देखो एक तो आपको मैं बताऊं, बहुत ज्यादा लोगों की जान गई गजा में। हमास और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ ना, इजराइल ने बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स की गजा में, तो गजा में ना 72,000 लोगों की जान चली गई।
इसकी वजह से बहुत सारे देश अब इजराइल से ज़्यादा फिलहाल के समय में संबंध रखना नहीं चाहते। दूसरा, इजराइल पे ये भी आरोप लग रहा है कि वो वेस्ट बैंक जो काइंड ऑफ पैलेस्टीन का एरिया है, वहां पे भी सेटलमेंट्स इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से ना इवन वो देश जो इजराइल के दोस्त हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इजराइल को बोल रहे हैं कि भाई रुक जाओ, अब उनको लिए कुछ तो जमीन रहने दो, पैलेस्टीन वालों के लिए वहां पे भी अब सेटलमेंट आप इस्टेब्लिश कर रहे हो। समझ गए? तो जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये इजराइल के एलाइज रहे हैं पास्ट में, इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया इजराइल को, भाई रुक जाओ, वेस्ट बैंक में अब घर वगैरह मत बनने दो अपने। और एक चीज आप ये देखिए, ये जो विजिट थी वो इसलिए भी नेतान्याहू के लिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस साल के अंत में ना इजराइल में होंगे इलेक्शन, और नेतान्याहू की सरकार के ऊपर ना इजराइल में करप्शन के आरोप लगे हैं कि इनकी सरकार ने करप्शन किया है, इनकी वजह से इजराइल में हमला हुआ था अक्टूबर 2023 में, हमास ने किया था, जिसके बाद युद्ध स्टार्ट हुआ। नेतान्याहू की सरकार उस हमले को रोक नहीं सकी और इजराइल ने बल्कि जो हमले का जवाब दिया उसमें भी सिविलियंस की जान काफ़ी ज़्यादा चली गई। तो नेतान्याहू के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। तो ऐसे प्रेशर के समय में प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल में आना, ये भी नेतान्याहू की जो छवि है उसको इंप्रूव करता है थोड़ा। समझ गए? मतलब नेतान्याहू की जो इमेज है थोड़ी इंप्रूव होती है कि यार इतना आइसोलेशन में नहीं है इजराइल, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं देखो। फिर राइटर बोलते हैं कि देखो प्रधानमंत्री मोदी ने ना इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट को संबोधित किया, तो उस स्पीच में भी पैलेस्टीन का नाम ले सकते थे। एक छोटा सा रेफरेंस दिया प्रधानमंत्री मोदी ने पैलेस्टीन को लेके, वो भी इनडायरेक्टली। मतलब उन्होंने यूएस के गाजा पीस इनिशिएटिव का जिक्र किया। अब ये गाजा पीस इनिशिएटिव जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये जो यूएस का इनिशिएटिव है गाजा पीस इनिशिएटिव, इससे लंबे समय तक पीस आएगी और पैलेस्टीन इशू भी सोल्व हो जाएगा। लेकिन देखो सबसे बड़ा पैराडॉक्स आप देखो, आपको भी हैरानी होगी, प्रधानमंत्री ने ना अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया ना, उनकी तो बात की और बताया कि इंडिया भी टेररिज्म का भुक्तभोगी रहा है, इंडिया भी खोई हुई जान का दर्द समझता है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने बोली, लेकिन उन्होंने एक बार भी गाजा में इजराइल ने जो हमले किए जिसमें 72,000 लोगों की जो जान गई, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंडिया जो है अब साइड ले रहा है सीधा सीधा कि हाँ हम इजराइल की साइड में हैं? देखो लेनी तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए मैं आपको बताऊं। क्योंकि इजराइल और अरब कंट्रीज की ना बनती नहीं है आपस में, क्योंकि अरब कंट्रीज जो हैं वो पैलेस्टीन के साथ में है। तो हम सीधा सीधा इजराइल का साथ देते हैं तो अरब कंट्रीज हमसे नाराज हो सकते हैं। अरब कंट्रीज इंडिया से ये उम्मीद करते हैं कि पास्ट की तरह हम बैलेंस करें इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, लेकिन अब हम बैलेंस कर नहीं रहे हैं, हम इजराइल का साथ ज़्यादा दे रहे हैं। तो अरब कंट्रीज हमसे थोड़ा नाराज हो सकते हैं। हमारे वहाँ पे इतना सारा डायस्पोरा रहता है, उनसे भी हमें अच्छे खासे संबंध मेंटेन करने हैं ना, तो दिक्कत आ सकती है। फिर एक पॉइंट राइटर ये भी बोलते हैं, इस स्पीच में ना प्रधानमंत्री मोदी वहां पे गए, उन्होंने I2U2 फ्रेमवर्क यानी इंडिया इजराइल यूएस यूएई और आईमैक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन दोनों की भी बात की, बताया एक प्रकार से कि इंडिया जो है वो इन इनिशिएटिव्स को लेकर कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है, सीरियस है। समझ गए? ये दोनों इनिशिएटिव थोड़े ठंडे पड़ चुके थे इजराइल युद्ध के कारण, लेकिन इनको सपोर्ट किया प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से इजराइल की यात्रा पर। तो कुल मिला के देखो यही सारे पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में, बस और तो कोई पॉइंट नहीं है। हाँ यही है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।